सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं पल्स एनसीआर। बस कुछ ही देर में ये साल भी चला जाएगा और एक नया साल नई उम्मीदों और नई चुनौतियों को लेकर आ चुका होगा। लेकिन बात अगर 2013 की करें तो 2013 सियासत के लिए बेहद अहम रहा। कहीं आपका झंडा बुलंद हुआ तो कहीं हुक्मरानों की जड़ें हिल गईं, तो कहीं अजय समझे जाने वाले नेता भी औंधे मुंह गिर गए। तो चलिए आपको ले चलते हैं 2013 के सियासी सफरनामे पर और दिखाते हैं 2013 की 10 सबसे बड़ी सियासी खबरें। तो साल 2013 की सबसे बड़ी सियासी खबर, अरविंद केजरीवाल, एक आम आदमी जो अपनी ईमानदार छवि और दृढ़ता के दम पर खास आदमी बन गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रियल लाइफ से एकदम मेल खाती है। कहानियां अक्सर हकीकत के आसपास ही बुनी जाती हैं, लेकिन अगर हकीकत कहानी से मेल खा जाए तो इसे महज संयोग ही कह सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ की ये जुगलबंदी। नमस्कार। सुना था कि फिल्में समाज का आईना होती, फिल्मी कहानियों का ताना बाना भी असल जिंदगी के इर्द गिर्द ही बुना जाता है। परिचित लेकिन यहाँ तो असली जिंदगी का ताना बाना किसी फिल्मी कहानी की तर्ज पर बुन लिया गया। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। साल 2001 में एक फिल्म आई थी, नायक, जिसमें विलेन हीरो को एक दिन का सीएम बनने का चैलेंज देता है। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सर और हीरो नायक बनकर राजनीति के खलनायकों का सफाया कर देता है। ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता तो मैं तैयार हूँ। एक दिन के लिए मैं आपकी कुर्सी पर बैठकर देखूंगा। वो फिल्म थी आई और चली गई। लेकिन यहाँ असल जिंदगी में अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्हें हुक्मरानों ने ललकारा, कुछ उसी अंदाज में जैसे फिल्म नायक में हीरो को ललकारा गया था। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूँ मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। तब पता चलेगा कि कितने लोग एजुकेट हुए और कितने लोगों की गरीबी कम हुई। कभी कभी कल्पना हकीकत से ज्यादा सच नजर आती है, जैसे नायक फिल्म की कल्पना केजरीवाल के साथ हकीकत बन गई। ऐसा लगता है मानो किसी स्क्रिप्ट राइटर ने 3 घंटे में 13 साल का संघर्ष समेट दिया और इस तरह कहानी आगे बढ़ती नजर आती है। हमारी फिल्म का नायक भी न चाहते हुए भी राजनीति में उतरता है। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको। और जब उतरता है तो बस सब देखते ही रह जाते हैं। भारत माता की। नायक फिल्म का नायक एक आम आदमी ही रहता अगर उसे उकसाया ना गया होता। एक दिन 24 घंटे कुछ भी नहीं है। सर हम मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो। और हमारा नायक भी एक आम आदमी ही रहता अगर उसे सताया ना गया होता। वहाँ 3 घंटे की फिल्म में पूरा कचरा साफ हो जाता है। यहाँ सालों से जमा कचरा साफ करने में वक्त लगेगा। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। लेकिन जब आम आदमी ठान लेता है तो बड़े से बड़ा सिंहासन भी हिला देता है। बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के रूप में हमें जो नायक मिला है, जरूरत है उसके हाथों को मजबूत करने की, ताकि जिस महासमर का आगाज इतना शानदार हुआ, वक्त आने पर उस महासमर का अंजाम भी जोरदार था। नीरज वैश्य, पल्स मीडिया, दिल्ली। तो 2013 कई मायनों में खास रहा। साल की दूसरी सबसे बड़ी खबर रही आपका उदय।
एक पार्टी जो आंदोलन से निकलकर न केवल लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंची बल्कि विधानसभा से लेकर सीएम हाउस पर भी कब्जा जमाया। और यह सब हुआ इसलिए क्योंकि पार्टी ने केवल नाम ही आम आदमी का नहीं रखा, बातें भी वही की जो सीधे आम आदमी से जुड़ी थी। अगस्त 2011 में जब दिल्ली के रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे ने देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की, तब किसी को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं रहा होगा कि एक छोटी सी चिंगारी मशाल बनकर करोड़ों लोगों के हाथ में आ जाएगी और उसकी लौ से वो शोला निकलेगा जो पूरे सिस्टम को हिला देगा। भारत माता की। दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो जन आक्रोश दिखा, उसकी धमक भारत ही नहीं विदेशों में भी महसूस की गई। देश की सियासत में तो मानो भूचाल आ गई। 6 करोड़ लोग संगठित हो गए तो सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। हालांकि ये लड़ाई जन लोकपाल को लेकर थी, लेकिन कब इस लड़ाई ने करवट बदलकर सियासत में सेंध लगा दी, किसी को पता ही नहीं चला। जिस लड़ाई की शुरुआत अन्ना ने की थी, अब उसकी कमान संभाली थी आम आदमी ने। आम आदमी यानी अरविंद केजरीवाल। आप लोग सब उनके पीछे खड़े हैं, इसके कारण उनको शक्ति मिल रही है। लेकिन इस बार हथियार वही था जिसके बूते हुक्मरानों ने भ्रष्टाचार की नोक को पैना किया। 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पार्टी के गठन की घोषणा की गई और नाम दिया गया आम आदमी पार्टी। अन्ना भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन को राजनीति से अलग रखना चाहते थे, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों की ये राय थी कि पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाए और राजनीति में घुसकर अंदर की गंदगी साफ की जाए। अरविंद जी और हम रास्ता अलग हो गए लेकिन मंजिलें कई। लिहाजा इसी उद्देश्य के तहत पार्टी पहली बार दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में झाड़ू चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरी और इस कदर उतरी कि बड़े से बड़े हुक्मरानों की हिम्मत जवाब दे गई। नीरज वैश्य, पल्स मीडिया, दिल्ली। और साल की तीसरी सबसे बड़ी खबर में अब बात कांग्रेस की। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस की ऐसी हवा निकाली कि उसके सिपह सलारों की सांसें भी हलक में अटक गई। बुरी तरह बेदम हुई कांग्रेस को अब लोकसभा चुनाव की चिंता भी सताने लगी है। देखिए, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ने देश की सियासत में एक नई लकीर खींच दी है। मिजोरम को छोड़ दें तो हिंदी पट्टी के 4 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया, जो साल की बड़ी राजनीतिक खबर है। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस लड़ाई में भी नहीं रही, वहीं छत्तीसगढ़ में लड़ाई के बावजूद कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। इस प्रचंड हार के बाद सोनिया और राहुल गांधी ने न केवल अपनी हार कबूली बल्कि दूसरों से सीखने की बात भी कही। इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। 2014 की लड़ाई से पहले कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा सेटबैक है। हालांकि पार्टी के अघोषित पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी के मुताबिक हम इन चुनावों में छक्का नहीं मार पाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई से बाहर हो गए हैं। कांग्रेस के अंदर ऐसा बहुत कम दिखता है जब पार्टी नेता आला कमान के खिलाफ कुछ बोलें, लेकिन इस चुनाव के बाद ऐसा दिखा, कहीं खुले तौर पर तो कहीं दबी जुबान में। सियासत में कब किसका सिक्का चल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन सिक्का अगर 125 साल पुराना हो तो उसे चमकाने की जरूरत होती है और राहुल गांधी को भी यही करना है। क्या वो कर पाएंगे? जवाब 2014 के पास है। गौरव अग्रवाल, पल्स मीडिया, दिल्ली। और सियासत 2013 के काउंटडाउन के चौथे नंबर पर है बीजेपी का दम। सरकार के सेमीफाइनल की जंग खत्म हो चुकी है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। उम्मीद थी कि 2014 के आखिरी इम्तिहान से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच
कांटे की टक्कर होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कई मायनों में ये चुनाव बीजेपी के लिए एक तरफा मुकाबला साबित हुआ। चार राज्यों के चुनावी नतीजों ने बीजेपी में नया दम भर दिया है, जबकि कलाबाजियां खाती कांग्रेस का दम निकल गया है। दिल्ली भी बीजेपी की ही ज्यादा करीब है। कांग्रेस तो मानो कोसों पीछे छूट चुकी। आंकड़ों के आकलन से यह फासला और ज्यादा बड़ा और साफ नजर आता है। शुरुआत राजस्थान के रण से हुई। यहाँ की विजय ने बीजेपी की बांझें खिला दी। विजय की ऐसी वरमाला बीजेपी ने आज तक नहीं पहनी। रेगिस्तान में मानो कांग्रेस के पैरों के निशान तक मिट गए। ऐसी शिकस्त का अंदाजा तो अशोक गहलोत को भी नहीं होगा। बीजेपी की वसुंधरा को पूर्ण और प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन असली नायक तो मानो मोदी ही थे। प्रदेश में काम किया अनंत कुमार जी, बहन उमा भारती जी, भाई प्रभात झा जी, हमारा जो पूरा केंद्रीय नेतृत्व है उसका स्नेह मिला, मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और सचमुच में अब तो कहने का नहीं करने का वक्त है मेरे बहन। अजब एमपी से कांग्रेस ने गजब उम्मीदें पाली थी, यहाँ भी वो आंधे मुंह गिरी। कांग्रेस के लिए ज्योतिरादित्य ने उम्मीदों की ज्योति जलाई थी, लेकिन बीजेपी के विजयी थपेड़ों ने उसे यहाँ भी बुझा दिया। शिवराज का राज लगातार तीसरी बार आया, वो भी पहले से ज्यादा विशाल बहुमत के साथ। तो कुल मिलाकर सत्ता के सेमीफाइनल में जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, वहीं कांग्रेस का बुरी तरह सफाया हो गया। नीरज वैश्य, पल्स मीडिया, दिल्ली। और देर आए दुरुस्त आए। साल की 5वीं बड़ी घटना में बात लोकपाल की। रामलीला मैदान से शुरू हुई लड़ाई ने पूरे देश में जान डाल दी और आंदोलन की गूंज संसद तक पहुंच गई। नतीजा यह हुआ कि काफी उठापटक के बाद सरकार ने लोकपाल बिल पास कर दिया और अन्ना हजारे ने भी बाहें फैलाकर इसका इस्तकबाल किया। Parties to come together and pass the Lokpal and Lok Ayukta bills unanimously. आखिरकार 45 साल बाद सड़क से संसद तक चली लंबी जद्दोजहद के बीच हिंदुस्तान को उसका लोकपाल मिल गया। सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना पड़ता था। 2013 की बड़ी सियासी घटनाओं में लोकपाल भी एक है, चाहे वो 2011 की अगस्त क्रांति हो या 2013 में रालेगढ़ का अनशन। अन्ना का संघर्ष लोकपाल के लिए जारी रहा। आमतौर पर संसद ठप पड़ी हुई थी। अचानक सरकार और बीजेपी दोनों जागे, जोश में आए और कमाल की तेजी के साथ लोकपाल बिल पास करा डाला। उधर अन्ना हजारे ने भी सरकार की पीठ ठोकी। सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना पड़ता। हालांकि सरकार के लिए विधेयक पास करवाने की ये कवायद आसान नहीं रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी विधेयक का पुरजोर विरोध कर रही थी। हमारा देश फिर से एक भ्रष्टाचार को 100% ब्रेक नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम 40% से 50% भ्रष्टाचार कम होगा ये बिल के कारण। लेकिन मौजूदा विधेयक में ना तो सिटीजन चार्टर शामिल है और लोकायुक्त को लोकपाल से अलग कर राज्यों को उसके गठन के लिए 1 साल का वक्त भी दे दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अन्ना और केजरीवाल की राहें अलग हो गईं और आम आदमी पार्टी अभी भी इसे जोगपाल ही मान रही है। लेकिन सवाल अभी भी कई हैं। मसलन क्या ये सब तब हो रहा है जब जनता इस मुद्दे से बोर हो चुकी है, या सचमुच कोई ऐतिहासिक घटना घट गई है? क्या ये सिर्फ चुनावी पैंतरेबाजी तो नहीं? गौरव अग्रवाल, पल्स मीडिया, दिल्ली। तो सियासत 2013 के टॉप 10 काउंटडाउन में हमने आपको 5 बड़ी खबरें दिखाई हैं। 5 और क्या बड़ी खबरें रहीं सियासत के लिए 2013 में, दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। सियासत 2013 में छठे पायदान पर विराजमान है नमो यानी नरेंद्र मोदी। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का ग्राफ साल 2013 में बेहद तेजी से बढ़ा है। बीजेपी की डूबती नैया को मानो मोदी ने संभाल लिया हो। पार्टी कार्यकर्ता अब मोदी के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं। युवाओं में तो वो बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं और ये सब हुआ है चंद महीनों में। देखिए, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। आज ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। एक चाय वाले से देश के भावी प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले मोदी की तूती आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में बोलती है। 2002 के दंगों से लेकर आज तक मोदी की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव रहे, लेकिन अगर कहें कि साल 2013 मोदी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा तो गलत नहीं होगा। तीसरी बार लगातार गुजरात का सीएम बने मोदी ने पार्टी में अपने धुर विरोधियों को पछाड़ते हुए नंबर 1 की कुर्सी हथिया ली। भीष्म पितामह आडवाणी के हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद पार्टी ने मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया। हालांकि इसकी गोटियां तो तभी सेट होनी शुरू हो गई थी जब गडकरी को हटाकर संघ ने राजनाथ सिंह को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी। उधर अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर मुहर लगाते ही मोदी को न केवल एक बड़ी राहत मिली, बल्कि मोदी को अपने विरोधियों पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद मोदी का कद विशालकाय हो चुका है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी मोदी का असर साफ दिखा। लोकप्रियता की लहरों पर सवार मोदी 3D इमेज के सहारे एक साथ 50 शहरों में दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर मोदी की लोकप्रियता का कोई तोड़ नहीं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह हैं? क्या मनमोहन सिंह के बरक्स मोदी निर्णायक क्षमता रखते हैं? गुजरात और संघ का दिल मोदी जीत चुके हैं, लेकिन क्या मोदी देश का दिल जीत पाएंगे? गौरव अग्रवाल, पल्स मीडिया, दिल्ली। तो साल 2013 को हम अलविदा कहने वाले हैं और तैयारी है 2014 के स्वागत की। बेशक 2013 को हम आज अलविदा कह देंगे, लेकिन सियासत के फलक पर पैबस्त उस लम्हे को हम नहीं भूल सकते जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दोषी माननीयों की सदस्यता खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए लाए गए अध्यादेश पर अपनी नाराजगी जताई। दागियों के चुनाव लड़ने संबंधी सरकारी अध्यादेश पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी से अलग राय देकर सबको चौंका दिया था। कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए राहुल ने कहा था, अध्यादेश पर मेरी राय है कि यह सरासर बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। राहुल ने ऐलान किया कि अध्यादेश पूरी तरह गलत है और सरकार गलती कर रही है। राहुल के इस बयान के बाद उनकी ही पार्टी में आवाजें उठने लगी। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? हालांकि दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश को बकवास करार देने वाले बयान पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सफाई दी है। राहुल ने कहा है कि अध्यादेश को बकवास बताना गलत था, पर उनकी भावना सही थी। राहुल ने कहा, मैंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, मैंने बकवास शब्द का इस्तेमाल किया जो गलत था, पर मेरी भावना सही थी। आपको बता दें कि राहुल के ऐतराज के बाद ही सरकार ने इस अध्यादेश को वापस लेने का फैसला किया, लेकिन प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान जिस तरह से राहुल ने कैबिनेट के फैसले पर विरोध जताया, उसे लेकर सवाल उठने लगे थे। कईयों का मानना था कि राहुल ने ऐसा करके प्रधानमंत्री का अपमान किया, जिसके बाद अपने बयान पर सफाई देकर राहुल डैमेज कंट्रोल में जुट गए। राहुल गांधी की इस खुली बगावत ने कांग्रेस को झकझोर कर रख दिया और सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। राहुल के बयान के तुरंत बाद कांग्रेस ने इसे पार्टी लाइन बता दिया। इसके बाद ही सरकार पर अध्यादेश वापस लेने का दबाव बन गया था। नीरज वैश्य, पल्स मीडिया, दिल्ली।
और अब 2013 की 8वीं सबसे बड़ी खबर। कहावत है समय बड़ा बलवान। ये कहावत अक्सर सही भी साबित होती है। कौन जानता था 16 साल बाद चारा लालू को इतना बेचारा कर देगा कि राजनीति के फलक से वो सीधे सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। लालू की गिरफ्तारी पर देखिए हमारी 8वीं ये सबसे बड़ी खबर। लालू प्रसाद यादव यानी एक भोली सूरत, गोल चेहरा, देसी अंदाज में कटे बाल, आंखों में शरारत और मस्खरी जुबान, जैसे अभी कोई नया शिगुफा छोड़ने वाली हो। लालू, कोई जिन्हें भारत की राजनीति का मस्खरा कहता है, तो कोई गरीबों का नेता, तो कोई उनको बिहार की बर्बादी का जिम्मेदार मानता है। जो भी हो, लालू की चाहत का आलम यह है कि सरहद के पार अगर किसी भारतीय नेता की बात होती है तो वो हैं लालू। बिहार के सीएम से लेकर देश के रेल मंत्री रहे लालू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका ऐसा समय भी आएगा। लेकिन कहते हैं कि वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है, जबकि कानून की चक्की चलती धीमे है लेकिन पीसती बारीक है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर लगे आरोप पर फैसला होने में 16 साल लग गए, लेकिन अदालत ने जब फैसला सुनाया तो कभी सियासत में करिश्मा माने जाने वाले लालू को भी जेल की हवा खानी पड़ गई। जो फैसला आया है गलत हुआ है, कोई आरोप नहीं है। बिना आरोप के इनको फंसाने का काम किया है लोग। जो भी लोग कहता है कि चारा घोटाला सही हुआ है, बाकी इनका समय में चारा घोटाला नहीं हुआ है, 77 से हुआ है। लालू का ऐसा अंजाम शायद विरोधियों ने भी नहीं सोचा था। सियासत के फलक पर लालू सबसे तेज चमकने वाले सूरज जो थे, लेकिन ये सूरज इस कदर अस्त होगा किसी को अंदाजा तक नहीं था। देश की सियासत से ताल्लुक रखने वालों के लिए लालू यादव का जेल जाना बड़ी खबर थी। बिहार में रोशन रहने वाली लालटेन अपनी रोशनी खो चुकी है। दिल्ली में वो किनारे पर हैं। हालांकि लालू अब जमानत पर जेल से बाहर हैं, फिर भी सियासी पंडित लालू को खत्म नहीं मान रहे। दरअसल लालू ने सियासत का ऐसा व्याकरण रचा है जहां उनकी शख्सियत ऐसे भावार्थ के साथ सामने आती है जो जनता की जुबान बन जाती है। आम आदमी से रिश्ता जोड़ने की यह अदाकारी आज भी नए अध्याय लिखने की ताकत रखती है। नीरज वैश्य, पल्स मीडिया, दिल्ली। तो हम बात कर रहे हैं साल 2013 की बड़ी सियासी घटनाओं की, और इसमें 9वें नंबर पर है तेलंगाना का गठन। कुछ लोग इसे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सियासी दांव बता रहे हैं, और पार्टी में भी इसको लेकर विरोध के सुर कम नहीं है। हालांकि तेलंगाना गठन की मांग 50 के दशक से चली आ रही है, लेकिन 50 साल पुराने इस फैसले का देश की सियासत पर क्या असर रहा, ये देखिए। साल 2013 एक से बढ़कर एक सियासी घटनाओं का गवाह रहा, और उन्हीं में से एक है तेलंगाना का गठन। 50 के दशक से चली आ रही तेलंगाना के मांग पर न जाने कितनी जानें कुर्बान हो गई, लेकिन अपने मजबूत किले के हाथ से निकलने के डर से आखिरकार कांग्रेस ने अलग 10 जिलों वाले तेलंगाना राज्य को मंजूरी दे दी। इसमें तय किया गया कि हैदराबाद 10 साल तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी रहेगी। इस ऐलान के बाद ही हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। हैदराबाद की सड़कों पर तेलंगाना विरोधी प्रदर्शन करने लगे तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से लेकर पार्टी नेता और सांसद इस्तीफा देने लगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी और सूर्य प्रकाश रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया, तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ना और पार्टी नेताओं के समझाने पर वो इस्तीफा ना देने पर राजी हो गए। कांग्रेस के 2 सांसदों वी अरुण कुमार और अनंत रेड्डी ने भी इस फैसले के विरोध के बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उधर वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी ने इस फैसले के खिलाफ आंदोलन किया और देश के दूसरे राजनीतिक दिग्गजों से मुलाकात कर समर्थन मांगना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर 2014 के फाइनल के लिए गोटियां 2013 में ही सेट की जाने लगी, और तेलंगाना का गठन उसी का एक हिस्सा है। गौरव अग्रवाल, पल्स मीडिया, दिल्ली।
और अब सियासत 2013 टॉप 10 में 10वीं सबसे बड़ी खबर। सियासत में दोस्ती और दुश्मनी कभी स्थायी नहीं होती, और अगर ऐसा नहीं होता तो 17 साल पुराना बीजेपी और जेडीयू गठबंधन एक झटके में नहीं टूटता। इसकी वजह बने नरेंद्र मोदी। दरअसल एनडीए में मोदी को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाए जाने से हालात इस कदर बदले कि सियासत के जय वीरू ने एक दूसरे को गुड बाय कह दिया। सियासत में एक ही सत्य शाश्वत है, महत्वाकांक्षा। जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद भी ये एक बार फिर दिखा। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाते ही 17 साल पुरानी दोस्ती एक झटके में टूट गई। सियासत के जय वीरू ने एक दूसरे को गुड बाय बोल दिया। मोदी नीतीश को शुरू से ही खटक रहे थे। धीरे धीरे ये खटक रिश्तों की चौड़ी होती दरारों में तब्दील हो गई। ये लगने लगा था कि ये दोस्ती ये जरूर तोड़ेंगे, और आखिरकार 16 जून 2013 रविवार के दिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं। इस ऐलान के बाद सियासी हलकों में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। लालू ने जहां इसे ड्रामा बताया, वहीं राजनाथ सिंह ने दुख जताते हुए कहा कि जेडीयू के जाने से कांग्रेस के खिलाफ हमारा मोर्चा कमजोर हुआ है। उधर बिहार बीजेपी ने 18 जून को पूरे बिहार में विश्वासघात दिवस मनाया और नीतीश कुमार पर बीजेपी के साथ विश्वासघात करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस जहां इससे खिलखिलाती दिखी, तो बीजेपी ने अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया। 2013 की ये एक बड़ी राजनीतिक घटना थी, और चाय की दुकानों से लेकर संसद के अंदर तक इसका विश्लेषण हो रहा था और आज भी होता है। गौरव अग्रवाल, पल्स मीडिया, दिल्ली। तो ये थी सियासत 2013 की टॉप 10 खबरें। 2013 बहुत कुछ हमें देकर गया है और बहुत सारी उम्मीदें भी बांध गया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले देश की सियासत में आने वाले साल में नई ऊर्जा का संचार हो, वो नैतिकता के उस पायदान को छुए जिसका आगाज 2013 में हुआ है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पल्स एनसीआर की पूरी टीम की तरफ से। नमस्कार।